हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे और टेक्सटाइल की ये 23 क्लास होगी। ठीक है, 23 नंबर की क्लास होगी टेक्सटाइल में। मतलब मैंने पहले भी आपको कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं प्रैक्टिस, जो कि आपके क्वेश्चन बुक में जो अवेलेबल क्वेश्चन है वो कराए हैं। तो इसलिए ये 23 टेक्सटाइल नंबर की जो क्लास होगा, मतलब 23 होगा टेक्सटाइल का, और घटना चक्र का ये 4 टेस्ट होगा। तो आज 76 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे घटना चक्र के, और ऐसे धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो क्लास से जुड़े जरूर रहिएगा। और आज आप सभी लोग, आपके जितने अकाउंट हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे मतलब स्टेटस, आप जहाँ कहीं भी चाहते हो, कोई फ्रेंड है, ज़रूर आज आप सभी लोग शेयर करिएगा हमारी क्लास को। आप लोग बिल्कुल भी, कुछ लोग हैं जो 1-2 को शेयर कर देते हैं बकाया, और कोई नहीं शेयर करता है, ना ही आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिनके पास तो बहुत सारे मीडियम है, उनको आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, सब लोग शेयर सब्सक्राइब करते हो। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, अपने घर से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे अभाव में, एक फ़ोन से मैं सारे काम करती हूँ, तो ऐसे लोगों को आप लोग बिल्कुल इग्नोर करते हो, मतलब बिल्कुल भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो उनके लिए सभी को धन्यवाद। और आप भी लोग ज़रूर, जो लोग नहीं करते हैं, ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉटिक, टाई एंड डाई और इक्कत छपाई डैश के प्रकार हैं। ठीक है, जो बॉटिक है इसी को इक्कत कहते हैं हमारे, कहाँ पर, सॉरी, टाई एंड डाई है जो, इसी को इक्कत कहा जाता है, कहाँ, जापान वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है बिलौज छपाई, बी है प्रतिरोध छपाई, सी है शोधन छपाई, डी है वर्णक छपाई। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बॉटिक की हम बात कर रहे हैं, ये बॉटिक है क्या। ठीक है, बॉटिक की बात करें, क्योंकि बॉटिक से प्रश्न बनते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। ये मोम से की जाती है, मतलब प्रतिरोध पैदा करने के लिए मोम का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा बी ऑप्शन प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रोक। ठीक है, रोक पैदा करना, रुकावट पैदा करना, या फिर बाधा उत्पन्न करना। रुकावट पैदा करना या फिर बाधा, ये शब्द जो है किसको, प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर आपने कोई पदार्थ लगा दिया, ठीक है, पदार्थ लगा दिया, तो वहाँ पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी और वहाँ पर रंग नहीं पहुँचेगा। जैसे कि हम लोग क्या लगाते हैं, मोम लगाते हैं, ओके, मोम लगाते हैं, पैराफिन लगाते हैं, ओके, पैराफिन लगाते हैं, ये तो मैं पदार्थ आपको बता दे रही हूँ, रेजिन। ठीक है, तो हम जब बॉटिक करते हैं या टाई एंड डाई करते हैं, इक्कत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध पैदा करते हैं, जिससे कि कपड़े पे रंग वहीं पर लगे जहाँ पर हम चाहते हैं, और जहाँ पर हम नहीं चाहते वहाँ पर रंग ना लगे, और जहाँ पर हम नहीं चाहते हैं रंग ना लगे, वहाँ पर हम प्रतिरोध पैदा करते हैं। जैसे कि मोम, पैराफिन, रेजिन, यहाँ पर टाई एंड डाई में हम क्या करते हैं, बांध का डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम धागे से प्रतिरोध पैदा करते हैं, धागे को बांध देते हैं, जिससे वहाँ पर रंग ना लगे। जितना डिज़ाइन हम चाहते हैं उतना हम पानी में, कलर में डालकर रंग लेते हैं। तो इतनी आपको क्लियर हुई। थोड़ी सी बात करेंगे बॉटिक की, 5-10 क्वेश्चन में अच्छी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, उसके बाद मुझे भी लगता है आधे घंटे से ऊपर क्लास जा रही है, तो मैं खुद ही स्लो हो जाती हूँ, या फिर मतलब कम एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो आप लोग 2-4 क्वेश्चन पे आप लोग क्लास ना छोड़ा करें, आगे हम आराम से भी कराते हैं, पर कुछ तो एक्स्ट्रा नॉलेज होनी ही चाहिए अगर हम कोई क्लास ले रहे हैं तो हम बॉटिक की एक बार बात कर लें, तो ये कहाँ की कला है, जावा, सुमात्रा की ये कला मानी जाती है, वहाँ की ये मूल कला मानी जाती है। कहाँ से आई है, ये जावा और सुमात्रा से आई है। इसको एम्बॉटिक कहते हैं, एम्बॉटिक कहते हैं जावा में। जावा में अगर पूछा जाए तो यहाँ बॉटिक नहीं कहते थे, इसको एम्बॉटिक कहते थे। और एम्बॉटिक का जो अर्थ होता है वो होता है टिक द्वारा चित्रण। ठीक है, टिक द्वारा चित्रण अर्थ भी पूछा जाता है, टिक द्वारा चित्रण। और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आपको पता होना ही चाहिए, कभी भी पूछी जा सकती हैं। अब बात आती है कि टिक का मतलब क्या है, तो टिक का मतलब है बेटा मोम की बूंद। ठीक है, मोम की बूंद, यहाँ पर टिक का मतलब होता है मोम की बूंद। ठीक है, तो मोम की बूंद द्वारा चित्रण या टिक द्वारा चित्रण, मतलब मोम की बूंद मतलब है किसका, टिक का, तो टिक द्वारा चित्रण यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, बिलौज छपाई की अगर हम थोड़ी सी बात करें कि बिलौज छपाई क्या है, तो बिलौज छपाई में क्या होता है, नमूने और पृष्ठभूमि कपड़े की जो है दोनों छापी जाती हैं, नमूने प्लस पृष्ठभूमि, ओके, पृष्ठभूमि, ओके,
क्या नमूने प्लस पृष्ठभूमि, अभी हम जो बात कर रहे थे उनमें पृष्ठभूमि नहीं छापते, सिर्फ नमूने छापते हैं और पृष्ठभूमि पे क्या करते हैं, कोई भी प्रतिरोधक या अवरोधक पदार्थ लगा देते हैं। प्रतिरोधक पूछा जाए, अवरोधक पूछा जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो पृष्ठभूमि हम उनमें नहीं छापते हैं, लेकिन जब हम ब्लॉच छपाई करते हैं, ये ए ऑप्शन में जो दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, पृष्ठभूमि को भी छापते हैं, नमूने को भी छापते हैं, ठीक है, याद रहेगा। और दोनों ये एक साथ छापे जाते हैं, ये ध्यान रखना। और मेनली अगर दोनों मतलब साथ ही साथ चलता है, लेकिन सबसे पहले क्या है, जब मशीन से गुजारा जाता है तो नमूने छपते हैं, दूसरे रोलर पे क्या होता है, पृष्ठभूमि मतलब वहीं पर छपती हुई चली जाती है। जो भी मतलब एक तरीका है, ये मशीनी तरीका है, जैसा भी होता होगा वहाँ पर मतलब दिया इसी तरीके से है बुक में कि नमूने प्लस पृष्ठभूमि एक साथ छपते हैं और पहले नमूने की डिज़ाइन बनती है, तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है तो एक साथ कैसे छपता है। लेकिन अब कुछ चीज़ें समझने के लिए हो जाती हैं। नॉर्मल आपसे आंसर पूछा जाए तो नमूने प्लस पृष्ठभूमि एक साथ ही इसमें छपते हैं, ठीक है। इक्कत जो है जापान में कहते हैं बॉटिक को, इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि डैश से बनता है। ए है ढीले रेशे से, बी है फीते से, सी है सॉर्टिन से, डी है संजाब से, ठीक है। तो नमदा किससे बनता है आपको ये बताना है। तो नमदा जो है आपको पता होगा ढीले रेशों से बनते हैं, खराब रेशों से बनते हैं, जो बेकार रेशे होते हैं उनसे बनते हैं नमदा, ठीक है। नमदा में क्या होता है, ताप दिया जाता है, दाब दिया जाता है, ठीक है, गर्म भाप की सेंक भी दी जाती है, जिससे पतली पतली लेयर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और रखिएगा, हम लोग कहते हैं जो नमदा है वो किससे, ऊन से बनाया जाता है, लेकिन याद रखना वानस्पतिक जगत के भी जो खराब रेशे होते हैं उनसे भी नमदा बनता है। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखना कि मतलब मजबूरी हो जाए आपको आंसर देना है और आपको सिर्फ ऊन नहीं समझ आ रहा है कि आंसर हो सकता है या ऊन ऑप्शन में नहीं है, तो वनस्पतिक रेशों से भी, फर से, ठीक है, और जो ऊन है, बाल है, इनसे तो बनता ही बनता है, ठीक है। ये याद आपको रखना होगा। और इनसे बनता क्या क्या चीज़ है भाई, हमने मान लो नमदा है, उससे हम क्या बनाएंगे, तो आपको पता होगा इसका रेल होती हैं, जो रेलगाड़ियाँ होती हैं, प्लस क्या होती हैं, जहाज होती हैं, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, ऊपर छतें पाई जाती हैं, छतें पाई जाती हैं ना, तो उनकी वो सीट जो है इन्हीं से बनाई जाती है, ठीक है। ध्यान से देखना, जो सही रेल होती है उनमें एक लेयर लगी होती है कपड़े की तरह, तो वो जो लेयर होती है वो नमदा की बनाई जाती है, चाहे आपका जहाज हो चाहे आपकी रेल वगैरह हो। इसके साथ जो शीशे हैं, संगमरमर है, इन चीज़ों का मतलब इसी से पैकिंग की जाती है, आपकी नमदे से ही पैकिंग की जाती है कि ये चीज़ें खराब और टूटे फूटे नहीं। ऐसे जो वाद्य यंत्र होते हैं और मोटर होती हैं, जूते होते हैं, हैट होते हैं, इनके भी मतलब जो कपड़े वाली चीज़ें होती हैं नमदे से बनती हैं, ठीक है। मतलब कैप वगैरह भी नमदे से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, मज़ा, फैशन और चटक रंग के वस्त्र पसंद डैश से जुड़ी हुई है। ए है उत्कृष्टता, बी है यौवन, सी है खुशी, डी है उदासी। अब ये कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये भी आप नज़र रखना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनके आंसर को रट लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने मतलब सदाबहार क्वेश्चन होते हैं, वो हर एग्ज़ाम में या लगभग एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, TGT में, PGT में, और अलग अलग स्टेट में भी ये रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप देख रहे होगे, कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन चल रहा है और घटना चक्र के प्रश्न है। जितनी बार ये दिया है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और इसलिए पढ़ा रही हूँ, इसे स्किप कर सकती हूँ ये दिखाने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखो, ठीक है। तो खुशी से संबंधित था ये। क्वेश्चन नंबर 79 है, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान में प्रयुक्त होते हैं। ए है निर्णायनिक रंग होते हैं, बी है बैट रंग होते हैं, सी है धनायिक रंग होते हैं, डी है एजो रंग होते हैं। तो वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, उन्हें हम कहते हैं एजो रंग, ठीक है। क्या कहते हैं, एजो रंग कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी बैट रंग की बात करें, तो देखो बैट रंग के प्रकार अभी हमने जस्ट कल परसों की क्लास में बताए हैं, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसे ही बता देती। इंडिगो और इंडिगोसोल और एल्गोसोल एक प्रकार होता है, और इंडिगोसोल से और इंडिगो से और एल्गोसोल से ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं। एक होता है एंथ्राक्वाइनाइड और तीसरा होता है सल्फर। तो ये 3 प्रकार होते हैं बैट रंग के, और एंथ्राक्वाइनाइड और जो सल्फर है उससे वनस्पति रेशे बनते हैं, वनस्पति रेशों के कपड़े बनते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे जो बैट रंग है कैसा रंग है, सिंथेटिक रंग है। ये तो आपको बताना
जो है थोड़ा पड़ता है कि भूल जाते हैं बच्चे, सिंथेटिक रंग है या फिर कह सकते हो आपसे पूछा जाए तो ये भी कोलतार रंग है। ठीक है, जो विलियम हेनरी पार्कर ने खोज की थी, आपको पता है 1856 में खोज की थी, तो उन्होंने सिंथेटिक रंग की खोज की थी, तो उनमें से एक बैट रंग भी आता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, धनायक का मतलब क्या होता है, धनायक रंग क्या होता है? तो धनायक का मतलब ये होता है जो फाइबर्स पे, ठीक है, अच्छे से चढ़ सकें, मतलब फाइबर को आसानी से रंगने के लिए पानी में जो घुलनशील रंग होते हैं, किसमें? पानी में घुलनशील रंग, उन्हीं को हम धनायक रंग कहते हैं। ठीक है, पानी में घुलनशील, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो जो धनायक रंग होते हैं इन्हें कैटियोनिक कहते हैं, कैटियोनिक कलर कहते हैं। और जो फाइबर को आसानी से रंगने के लिए पानी में घुलनशील रंग होते हैं, प्लस ये क्षारीय होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्षारीय होते हैं। हम धनायक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, धनायक या कैटोनिक, इंग्लिश में कहते हैं कैटोनिक। तो ये क्षारीय होते हैं। किसको सबसे ज़्यादा अच्छे से रंगने के लिए प्रयुक्त होता है? एक्रिलिक फाइबर के लिए। एक्रिलिक फाइबर जो होते हैं उनके लिए हम धनायक रंग का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी हम इससे बहुत सारे कपड़े रंगते हैं, लेकिन मुख्य जो है एक्रिलिक फाइबर जो होता है वो धनायक रंग से ही रंगा जाता है। पहले इन्हें क्या करते हैं? क्षारीय करते हैं, और पहले इन्हें क्षारीय कहते थे। ठीक है, पहले इन्हें क्षारीय कहते थे, अब इन्हीं क्षारीय को धनायक रंग कहा जाने लगा है। ठीक है, क्योंकि ये क्षारीय होते थे तो पहले इन्हें क्षारीय रंग कहा जाता था, लेकिन आज के समय में इन्हें हम कैटोनिक रंग या धनायक रंग कहते हैं। ये जो है प्रकार, अगर आपसे पूछा जाए धनायक रंग का प्रकार क्या है, तो जो एजो रंग है वो भी धनायक रंग का ही प्रकार है। ठीक है, एजो रंग, ठीक है, सिंथेटिक तो है ही है, लेकिन एजो रंग जो है धनायक रंग का प्रकार है। और इसके साथ ही साथ एक और कलर आता है ट्राई एरिल था, ट्राई एरिल, एक सेकेंड, हाँ, ट्राई एरिल मीथेन। ओके, ट्राई एरिल मीथेन, एक होता है ट्राई एरिल मीथेन रंग होता है, और एक होता है एंथ्राक्विनाइन जो बैट रंग का प्रकार है, एक एंथ्राक्विनाइन, वो भी इसके प्रकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एक होता है हेट्रोसाइक्लिक यौगिक। ये सारे रंग किसके हैं? आपके धनायक रंग के प्रकार हैं। इसमें भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक क्लास में पूरे नहीं हो सकते। यहाँ पर है डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 80। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर देंगे। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, सभी लोग चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं होम साइंस से रिलेटेड उनको एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। ए है मलमल, बी है स्पोर्ट्स कोट, सी है चादर, डी है खाकी। जो ट्विल बुनाई के कपड़े बहुत पूछे जाते हैं, ट्विल बुनाई के प्रकार पूछे जाते हैं। कौन कौन से ट्विल बुनाई के प्रकार हैं? नुकीला ट्विल होता है, ढलुआ ट्विल होता है, लहरदार ट्विल होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसकी? कपड़े की पूछ रहे हैं कि ट्विल बुनाई के रेशे के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक तो आपका खाकी हो जाएगा, लेकिन मैं यहीं पर नहीं रुकूंगी, थोड़ी जानकारी और दूंगी, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करते हैं, कुछ की हम नॉर्मल बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन आप और झेल लीजिए, उसके बाद हम बात खत्म करेंगे। ठीक है, चलेगी क्लास, मतलब नॉर्मल चलेगी। तो यहाँ पर जो आपके होते हैं ट्विल बुनाई के कपड़े, तो देखो कुछ वस्त्र होते हैं रुई के वस्त्र, जिन्हें हम सूती वस्त्र कहते हैं, जो ट्विल बुनाई से ही बनाए जाते हैं। जैसे कि गैबर्डीन है आपका, ओके, गैबर्डीन हो गया, ओके, और उसके साथ जीन हो गया, और खाकी हो गया, खाकी लिखाई हुआ है, ओके, खाकी हो गया, और सर्ज हो गया। ये किससे बनते हैं कपड़े? आपके रुई से बनते हैं, सूती से बनते हैं। इनमें एक चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्ज है और सर्ज के साथ साथ जीन है। सर्ज, जीन, और एक होता है सैटिन, ये रेशम से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, सैटिन जो है खाली रेशम से बनता है, और जो जीन है, सर्ज है, वो सैटिन से भी बनता है, सूती से भी बनता है। ये किसके? ट्विल बुनाई के कपड़ों की हम बात कर रहे हैं। यहीं पर जो गैबर्डीन है मैंने लिखवाया है, गैबर्डीन सूती से भी बनता है प्लस ऊन से भी बनता है। ठीक है, तो ये आपको कन्फर्म रखना है कि कौन से कपड़े किस किस से बनते हैं। सैटिन एक खाली कलौता है ऐसा है जो रेशम से बनाया जाता है। सर्ज और जीन जो है रेशम से भी बनता है, रुई से भी बनता है, मतलब सूती से भी बनता है। गैबर्डीन है सूती से भी बनता है और ऊन से भी बनता है। ऐसे लीलन जो होता है, लीलन से क्या बनता है? टेबल लीलन बनता है, ओके, टेबल लीलन बनता है, और तौलिया बनती हैं। ठीक है, तौलिया बनती हैं किस बुनाई से? ट्विल बुनाई से बनती हैं। ओके, याद रहेगा इतना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों का एक निर्माण योजना तथा कंचुकी है। कंचुकी और डैश, कॉलर है, जेब है, बाजू
है क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। इनमें से ड्राफ्टिंग जो होती है हम करते हैं तो सभी स्थितियों में किसका निर्माण करती है भाई, ड्राफ्टिंग से हम कॉलर भी बनाते हैं, जेब भी बनाते हैं, बाजू भी बनाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी और सी, ठीक है। ड्राफ्टिंग के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वही तो पूछ रहे हैं, सभी स्थितियों में ड्राफ्टिंग की जो निर्माण योजना है तो वो क्या है, कॉलर है, जेब है, बाजू। भाई जेब भी बना सकते हैं, कॉलर भी बना सकते हैं, पूरा कपड़ा हम अपना पूरा वस्त्र भी तैयार कर सकते हैं ड्राफ्टिंग से। क्वेश्चन है 82, वर्णकों को डैश भी कहते हैं। ए है रंगबंधक, बी है रंग, सी है स्याही, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है और स्पेशली ये शब्द वर्णकों में कहीं नहीं लिखा है कि रंगबंधक कहते हैं या रंग कहते हैं या स्याही कहते हैं, ठीक है। तो वर्णकों को एक जगह आयोग ने माना है रंग कहते हैं और 1-2 जगह स्याही भी माना है। तो इस आंसर को ज़्यादातर 2 जगह माना है, स्याही माना है और 1 जगह रंग माना है। तो ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि अगर आपकी किसी बुक में, आपके पास टेक्सटाइल की बुक हो और उसमें वर्णकों के विषय में ये लिखा हो इसे क्या कहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे हमें पता है जो रंजक होते हैं, डाइस होते हैं, रंजक जो होते हैं कलर, वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक पिगमेंट होते हैं और एक दूसरे डाइस होते हैं। तो इतना तो मुझे पता है, लेकिन पिगमेंट को क्या कहते हैं ये बुक में नहीं क्लियर दिया है। मैंने पूरा बुक का चैप्टर पढ़ लिया पिगमेंट के विषय में, पर मतलब एक सब्जेक्ट शब्द नहीं मिला कि रंग कहेंगे या स्याही कहेंगे। हालांकि ये रंग है एक तरीके के, लेकिन आंसर में आयोग ने स्याही भी माना है, इस वजह से मैं कन्फ्यूज हूँ, ठीक है। अगर स्याही नहीं माना होता तो मैं आंख बंद करके कह देती भाई रंग ही तो है, कलर ही तो करते हैं पिगमेंट से। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं जब आयोग कन्फ्यूज करता है। तो ये ऑप्शन आप लोग अगर आपका क्लियर हो तो मुझे भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 83, वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं डैश धागे कहलाते हैं। ए है फीलिंग कहलाते हैं, बी है रैप कहलाते हैं, सी है नॉब कहलाते हैं, डी है क्लाउड कहलाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक कमी है, क्या कमी है, ये रैप जो लिखा है ना जी, इंग्लिश में अगर आप चेक करोगे तो वार्प लिखा मिलेगा, मतलब ताने की बात करते हैं ये, ठीक है, ताने की बात करते हैं। और ताने ही जो होते हैं लंबाई में फैले होते हैं वस्त्र की, तो इसलिए रैप आंसर जो है ना, रैप आंसर इसलिए दिया होता है क्योंकि ये एक्चुअली में वार्प होता है और हिंदी में इसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, इसे रैप लिख दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लंबाई में फैले होते हैं वो ताने होते हैं और जो चौड़ाई में फैले होते हैं वो क्या होते हैं, बाने होते हैं, ठीक है। ओके, ताने बाने से मिलकर ही कपड़े का या वस्त्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 84, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना क्या कहलाता है। ए है मान विरोधाभास, बी है मान छाया, सी है टिंट, डी है छाया। तो यहाँ पर सफ़ेद कलर जब भी हम मिलाते हैं रंग को हल्का करने के लिए तो हम उसे टिंट कहते हैं। जब काला रंग जो है मिलाते हैं तो हम उसे शेड कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, ये रिपर होगा, ठीक है, रियर नहीं होगा, ये रिपर होगा। ये क्या है, एक सिलाई का उपकरण है, काटने का उपकरण है, मापन का उपकरण है, या डी है नत्थी करने का उपकरण है। तो भाई रिपर क्या है, एक सिलाई का उपकरण है, ठीक है, सिलाई का यंत्र है एक। ओके, तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। धागों के काटने के लिए प्रयोग किया जाता है रिपर का, याद रखिएगा। धागे जब हम काटते हैं, ठीक है, तो धागों को काटने के लिए रिपर का प्रयोग करते हैं, धागा काटने के लिए। ओके, क्वेश्चन है हमारा 86, बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने में बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। ए है फुलवार, बी है जतार, सी है तोरेदार, डी है पन्ना हजारे। तो हमने बात की है किसकी, बड़े बड़े फूल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये तोरेदार, ठीक है, ये तोरेदार कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। यहीं पर जो छोटे छोटे फूल वाले फूल के गुच्छे वाली जो डिज़ाइन होती है उसे हम फुलवार कहते हैं, मतलब ये छोटे फूलों के गुच्छे होते हैं। यहीं पे पन्ना हजारे की अगर हम बात करें तो जो पन्ना हजारे होती हैं वो फलों के गुच्छे से बनाई जाती हैं, ठीक है, फलों के गुच्छे से बनाई जाती है पन्ना हजारे, फलों के गुच्छे से, ठीक है, गुच्छे से। ओके, ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं आगे, तिरछी लाइन की भी होती है एक मतलब जो ये ढाका की मलमल होती है, ये तिरछी धारी वाली जो होती है उसे तेरछा कहते हैं, ठीक है, तिरछी धारी की जो होती है उसे तेरछा कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे यहाँ पर किसकी, जतार, ये क्या है आप कमेंट में बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है 87, इनमें से सही युग्म है। ए है पैठनी महाराष्ट्र, बी है बालूचरी बनारस, सी है ब्रोकेट बंगाल, सी है कांजीवरम बंगाल। कौन सा यहाँ पर एक सही युग्म है, बकाया सभी जो है गलत है, बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन पैठनी महाराष्ट्र। ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैठनी महाराष्ट्र। बालूचरी कहाँ की, ये आप बताएंगे। और बात करेंगे हम ब्रोकेड, ब्रोकेड कहाँ की है, ये बनारस साइड की है। और कांजीवरम कहाँ की है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 88, भौतिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है डैश। ए है अम्लीय डाई, बी है नेपथॉल डाई, सी है रासायनिक डाई और डी है सल्फर डाई। भौतिक रंग जब हम करते हैं तो कौन सा जो रंग है सबसे ज़्यादा सही यूज़ किया जाता है भौतिक के लिए, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नेपथॉल रंग का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, चुन्नट तह या नमूना डैश में केंद्र बिंदु से चमकता है। ए है ऊर्ध्वाधर संतुलन, बी है अर्धव्यासीय संतुलन, सी है अनौपचारिक संतुलन, डी है औपचारिक संतुलन। ठीक है, चुन्नट तह या नमूने की बात हो रही है तो ये कहलाती हैं आपकी बी ऑप्शन, अर्धव्यासीय संतुलन कहलाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें हम अर्धव्यासी, क्योंकि आधा मोड़कर चुन्नटें तह नमूना बनाई जाती हैं इसलिए इसमें अर्धव्यास का यूज़ किया जाता है, तो इन्हें अर्धव्यास संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है। ए है गिलास, बी है एस्बेस्टस, सी है नायलॉन, डी है एसीटेट। अब आपको पता है ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया है, तो एस्बेस्टस यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। इसे भी रट लेना, ये धोखे में भी भूलना नहीं चाहिए। हालांकि भूल पे भी नहीं क्योंकि तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी रट लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत मत कर देना। बहुत पूछा गया और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन है 91, बुने हुए वस्त्रों में नीटेड नीटेड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती। ए है धुलाई की, बी है स्त्री की, सी है माड़ की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नीटेड वस्त्र होते हैं उनमें माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्त्री भी हल्की करते हैं हम लोग, चाहे पेपर रख के करें, जो नीटेड वस्त्र होते हैं धुलाई भी करते हैं, पर माड़ की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। नीटेड मतलब जो हम हाथ से बुनाई करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है 92, सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। ए है ऊन, बी है रेशम, सी है कपास, डी है लीलन। तो यहाँ पर बात करेंगे जो रेशम है, रेशम एकमात्र प्रकृति का फिलामेंट या बड़ा तंतु है, बकाया सारे स्टेपल होते हैं। जितने भी प्रकृति में रेशे होते हैं सभी छोटे होते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में काउंट किए जाते हैं। और एक रेशम ऐसा रेशा है प्रकृति में जो मीटर में मापन होता है। क्वेश्चन है 93, दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता कहलाती है। यह है लचीलापन, बी है प्रत्यास्थता, सी है तन्यता, डी है घनत्व। तो यहाँ पर दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्रत्यास्थता। क्योंकि बात हो रही है दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने की, यहीं पर बात खींचने की होती है तो हम उसे प्रतिस्कंदरता कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को मोड़ते हैं और वो चीज़ मोड़ने के बाद अपने स्थान पर आ जाए तो उसे हम लचीलापन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 94, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। यह है जानतम रेशों को, दागों को, बी है वानस्पतिक दागों को, सी है खनिज दागों को, डी है चिकनाई युक्त दागों को। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वनस्पतिक दागों को साफ करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, सिलाई की मशीन भारी चलती है। ए है तेल व सफाई की कमी के कारण, बी है प्रेशर फुट पर अधिक दबाव के कारण, सी है अधिक ढीली बेल्ट के कारण, डी है शटल में धागा फंसने के कारण। तो जब भी सिलाई मशीन भारी चले इसका मतलब उसमें तेल की कमी है या सफाई की कमी है, मतलब गंदगी इकट्ठी हो गई है, ये भी रीज़न हो सकता है। क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ए है रेशम मानवकृत रेशा है, बी है रेयन प्राकृतिक रेशा है, सी लीलन वानस्पतिक रेशा है, डी ऊन धात्विक रेशा है। तो भाई रेशम कैसा है, प्राकृतिक रेशा है, प्रोटीन रेशा है। रेयन कैसा है, कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। लीलन कैसा है, वानस्पतिक रेशा है। एक यही सही है। ठीक है, ऊन कैसा है, धात्विक नहीं है, ये भी कैसा है, वानस्पतिक और प्राणिज रेशा है जैसे रेशम है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऊन जलने के बाद देती है काली भस्म, ग्रे भस्म, काले दाने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊन है जलती है तो कुरकुरी और काले दानेदार हो जाती है। ठीक है, ओके, ऊन जलने के बाद काली दानेदार हो जाती है, कुरकुरी हो जाती है।
सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 98 है, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डैश से क्रिया कराई जाती है। ए है कास्टिक सोडा, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है सोडियम परबोरेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूती वस्त्र को पारदर्शी कड़ा करने के लिए जो क्रिया कराई जाती है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो, चिकना बनाना है, सूती वस्त्र को मजबूत बनाना है, तब कास्टिक सोडे का प्रयोग होगा, मतलब मर्सराइजेशन किया जाएगा। लेकिन जब हमें सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा बनाना है तब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, मतलब जब कड़ा बनाना हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जब चिकना मुलायम और सुंदर बनाना हो तो हम करेंगे कास्टिक सोडे का प्रयोग। ओके, मजबूत बनाना हो तो बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 99 है, कपास के रेशे की लंबाई होती है 5 से 6 इंच, 4 से 5 इंच, सी है 1 से 1.5 इंच और डी है 6 से 7 इंच, मतलब 2.5, अच्छा 1 से 2.5 होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो कपास के रेशे की जो लंबाई होती है वो 1.5 से 2.5 इंच माना गया है, लेकिन हाँ यहाँ पर हो सकता है यही दिया हो, मैंने गलत नहीं लिखा हो सकता है यही दिया हो। तो एक मतलब ये आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक होते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक, ये तो बीच का आंसर है 1 से 1.5 इंच, तो ये सही हो सकता है। ओके, आधा से 2.5 इंच तक होता है कॉटन। क्वेश्चन नंबर 100 और जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, रासायनिक रूप से नायलॉन है पॉलिएस्टर तंतु, पॉलीएमाइड, पॉलीएक्राइलो नाइट्रल या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो रासायनिक रूप से नायलॉन तंतु क्या होना है, ये क्या है ये बताना है आपको। तो ये है एक पॉलीएमाइड, पॉलीमर है ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।